नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुनाहों का देवता भाग 10। अब यह पुस्तक अपनी वेदना के चरम पर है। आइए बिना किसी भूमिका के बढ़ते हैं भाग 10 की तरफ। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भून कर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से भी व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, इस वक्त भी उन्होंने खाने को मना कर दिया। बिंदी चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली कि तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर वहाँ मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहाँपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए कहा, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज़ की बात दूसरी होती, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बड़ा ही अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है, कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने एक को 10 महीने में कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो उनमें से धंसो तब उनकी ज़िंदगी की गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती, जो चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम धीरे धीरे मिलता रहेगा तुम्हें। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 तक की बराबरी तक रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं, बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपने ना होत, अपनी लड़की को बनाई दिया, हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी और डॉक्टर साहब खराब हो गए हैं। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर के पास बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें स्टेशन पहुंचाने गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपना काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर कि जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था। लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिनती ज़्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूले से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने के बाद भी नहीं भूली।
नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर? बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी अपना एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना है। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझसे भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह लेकिन स्वाभिमान की भी कोई चीज़ होती है, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी नीचे उठाकर रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का यह स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निशंत्रता उसकी स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसका मन सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहाँ गई थी? बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखकर हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं, जिनमें लकड़ी के चौखट के रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थीं और पम्मी पर 7 रंग की छाएं खेल रही थीं। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंख बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर, अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली, और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखरकर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी, वहीं पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया, उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतनी घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकास अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है कि आध्यात्मिक प्रेम के प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी मानसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। श्श, चंदर के होठों को उंगलियों से दबाते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो। बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केशर श्वासें उसके माथे को रह रह कर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुनगुना रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन की हीरे से माला के खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज़्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली थी और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में वह चूर बैठकर उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल दिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रचन्नता की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरुणाई की चांद टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया, इतनी प्यास से लगा लिया कि पम्मी की दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा गया। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मिड़ाल सी बाहें डाल दी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतना आग, इतना नशा। ठाएं, सहसा बाहर बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी।
चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक और लुढ़क गई। उसने अपने तन बदन को होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसके नशे में चूर पल के चूम ली। ठाएं, बंदूक की दूसरी आवाज़ हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज़ में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाएं, तीसरी आवाज़ हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ, जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए है। उसके घावों से बर्टी के पतलून से खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकाल कर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास गया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया, उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बटी, बटी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बटी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं पर बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि मैं जेनी से नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ तो इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो। हाँ हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो यह उसके साथ न्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह न्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया है, फिर भी यह नहीं मरा, तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंटती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली, तुम अब जल्दी पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी हुई थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी के हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया है, यह उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वह सेंट पेरेंट मतलब कि संत शुकदेव हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि मैं पहले एक असाधारण आदमी था? अभी हो? चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, मैं अब असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं? वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता जाता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे। अब मैं साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया है और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी।
उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों का सहारा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल कर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक मदहोश का प्यास बन चुका था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंद्र ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी। चंद्र ने बहुत दिन पहले से स्नेह की बात कहा था। आज बिनती के पीठ में एक घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जगता है। बिनती के मन का सारा स्नेह सूख गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रुखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। बस सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंद्र ने जब वह यहाँ आई थी तब उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंद्र के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंद्र ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौं पर ही रहता था। आज चंद्र ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूना स्वर भूल रही हो। चाहे चंद्र के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर की आग्रह को नहीं टाल सकती थी। यह वही भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंद्र ने एक कौर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंद्र ने बिनती की बाह में चिकुटी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिनती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद का ही तो दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिनती शाल ओढ़े चंद्र के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंद्र ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिनती के मुंह में दे दिए। बिनती ने धीरे से चंद्र की उंगली दांत से दबा दी। चंद्र ने हाथ खींच लिया। बिनती उसी के पलंग के पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो, तुम्हें उठाकर फेंक दूँ? चंद्र आज बहुत खुश था। मुझे क्यों फेंकोगे? बिनती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठाना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए देर नहीं लगती। वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिनती हल्का बादामी शाल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और उसके गालों पर फूल के कटोरे खिल जाते। आंखों में एक नई चमक थी। चंद्र थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिनती को खींचकर कुछ हितकते हुए बिनती के माथे पर अपने होठ रख दिए। बिनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंद्र के हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंद्र को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिनती कितना समर्पण करती है उसके सामने। वह लेकिन उससे अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिनती की बात दूसरी। बिनती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिनती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरों के दांत से तोड़ती हुई बोली, चंद्र एक बात कहे मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह गलत बात है बिनती। तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं। उसने तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे हम इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियाँ दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है।
वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दूसरी दीप शिखा सी लहरा कर बोली, दुनिया कुछ कहे, मेरा तन मन तुम्हारा हो चुका है, मैं तो बेकाबू हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसाकर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरी लाज के बंधन जैसा शिथिल हुए जाते हैं। मैं क्या करूँ? तो करूँ क्या? कैसा नशा पिला दिया है तुमने? मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों से मेरे नर्म गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिनती, क्यों? पहले की भावना ठीक है या दूसरे की प्यास गलत? बिनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर, तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक छोटी सी मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगे कि सुधा से मुझे कल्पना ही नहीं मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज की ही घटना लो। तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो। बिनती बोली, नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूँ। आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बहुपाश में कसकर मेरे मेरे भीतर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन पे मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा। लेकिन एक बात पूछूं बिनती? क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए थे, तुम कुछ भी नहीं बोली। मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था, तुम पम्मी नहीं हो, और फिर भी तुमने विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शाल के एक छोर से डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन को तुम जान लेते हो। इतने महान हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते हो दीदी अब कैसी हो गई हैं? तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से बिनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत किया करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा? अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा लो। यह नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा। दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी ने उसे जो कुछ दिया है वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया वो उसमें इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद बिनती को वह भी दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी वह जब घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत की। बिनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहाँपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वो लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा करने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई थी और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रुके हुए दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर को देखती रही और फिर बोली, चंदर की मन की श्रद्धा चाहे अब कैसी ही हो, लेकिन तुम अब विश्वास नहीं रहा तुम पर। चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे?
और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। चंदर जब लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंटी के जाने के बाद चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख हुआ तो था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ने गए थे। पम्मी कार और चंदर को लेकर दूर दूर तक चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह एक हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था। वह वर्तमान को पम्मी की नशीली निगाहों में डुबा चुका था। भविष्य की कोई उसे खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों के स्पर्शों को फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा से उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया था। ये होठ कभी अलग न होंगे। यह बहुपाशी इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कोंपलों को सहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने के बाद का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन थोड़ी सी लू भरकर लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप हल्की सी पड़ रही थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलियां लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ़ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ़ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ़ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाला ने ठेला पीछे किया और रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दा नसीन औरत थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दासीन यहाँ आकर रुक सकता है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। बस सफ़ेद रेशम की शलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता, उस पर बहुत हल्के शरबती फालसई रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया। वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ, यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई नहीं है। उसने चाहा कि रोक दे, उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देकर लौट जाएगी। माली बर्फ़ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य, कुछ चिंता की रेखाएं थीं। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी और हंसने में भी आसक्त थी। चेहरे पर एक पीली छाया थी। ऐसा लगता था कि जाने कितने दिनों से वह दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। या तो चंदर को जानती भी है? जी हाँ, वह ससुराल में है। आप? और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं, उन्हीं के पास पढ़ रही है। चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा, आप बैठ तो जाइए। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैं आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही है। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे और आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसू हैं? जी हाँ। और गेसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को एक भी खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं? आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? बहुत आकुल होकर गेसू बोली। उसकी पीली आंखें में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हम लोग को एक दावत आप ज़रूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सब वहीं की थी। अभी हाल में ही वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे।
पनाहगीर? जी, पंजाब और सिख वगैरह कुछ झगड़ा हो गया है तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं। और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी। जी हाँ। बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसू बोली। आपसे चंद्र भाई मैं क्या छुपाऊंगी? जैसी सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारों को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई थी कि उनके मन में क्या है। उनके घर वाले ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोग से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंद्र चुप होकर सोचने लगा कि कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की ज़िंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर में फीकी मुस्कान बस। चंद्र चुपचाप उठकर अंदर आया। महाराजी ना गई। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंद्र बाहर आया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से। चंद्र आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं कहते चंद्र भाई। कौन जाता है कि अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल से लाना गुनाह है। मैं तो इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया है। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंद्र दंग रह गया कि क्या गेसु अपने दिल से कह रही है। इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। शरबत आ गया। गेसु ने तकल्लुफ़ नहीं किया लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, आप पहले शुरू कीजिए। आपकी फिर भी कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंद्र ने एक घूंट पीकर कहा। हुई, क्यों नहीं। कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपसे कुछ नहीं कहा? कहती क्या? यह सब कुछ बातें कहने सुनने की होती है। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार में रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई तब वो राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सब कुछ है। अजान से ज़्यादा पाक है मेरे लिए अब। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंद्र क्षण भर चुप रहा और फिर बोला, क्यों? अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कस्त कर लिया है कि मैं शादी तमाम उम्र नहीं करूँगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी, कोर्स पूरा हो गया है। अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। चंद्र ने शरबत से बर्फ़ निकाल कर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुरा कर बोली, छी चंद्र भाई, बदला, गुरेज, नफ़रत, इससे आदमी कभी न सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफ़रत तो अपने मन की कमजोरी को ही जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं किससे लूँ? उसके दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पड़ी रहती हूँ। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसकी कंचन लता सा तन मन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंद्र देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेशु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम है। वह यह भी जानता था कि गेशु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा अपना ताश के महल को गिरता हुआ देख रही थी और परिस्थिति से नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर शिकन नहीं, भौं में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली हुई आग की धारा में गेसु को डुबा देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंद्र के मन में कहीं कोई टीस उठी, उसके दिल में कई धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंद्र, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे संबल कंधे किसी के प्यार का बोझ नहीं ढो पाए। चंद्र, लेकिन चंद्र ने अपनी अंतकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी सी लहर दौड़ाई। दर्द यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंद्र भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे यह मैं ही जानती हूँ। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान की यकीदों और मजबूत को न कर दे।
आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल की ऊंचाई को न दे, इंसान क्या दर्द का हाल पूछते हैं आप? क़यामत के रोज़ तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी चंद्र भाई। लेकिन इसके लिए ज़िंदगी में तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज न सही क़यामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उसके बिना कट जाता है, वैसे एक ज़िंदगी उसको बिना काट जाएगी, लेकिन उसके बाद वो मेरे होकर रहेंगे। चंद्र का दिल कांप उठा। गेसू की आवाज़ में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंद्र भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंद्र के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने लगा। गेसु उसे क्या समझ रही है और मन में कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। जिसने चंद्र की ज़िंदगी से अपने मन का दीप जलाया है, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया है, लेकिन चंद्र के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंद्र के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसु चुपचाप बैठी थी, सहसा बोली, चंद्र भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था, याद है? चंद्र ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस साल एक दुनिया कितनी बदल गई। गेसु ने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचते हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते, वह चंद्र की ओर और हम अख्तर की बातें करते। गेसु का गला भर आया और एक आंसू चुप पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंद्र के मन में आया कि वह कह दे कि गेसु क्यों लज्जित करती हो, मैं चंद्र नहीं हूँ, मैं अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है, मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोट दिया है, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे यह नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है। और पिछले कितने ही महीनों में उसने सुधा को खत भी लिखना बंद कर दिया था, और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा ज़रा सुधा का पता लिख दीजिए। चंद्र ने एक कागज़ पर पता लिख दिया। गेसु ने उठने के उपक्रम किया तो चंद्र बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके जाने कितने दिनों की बात याद आ रही है। गेसु हंसी और बैठ गई। चंद्र बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर है। इस शोर के नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियाँ, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियाँ और मरहूनों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंद्र भाई, सुधा भी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंद्र ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ, कभी देखा हो ना? नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यहीं हूँ, उसी को बुलवाऊंगी, उसके पति देवता को लिखूंगी कि कितना सोना लग रहा है। घर जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हूँ। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में, चंद्र बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी। आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दी। आपको किसी दिन बुलवाऊँ तो आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा, चंद्र ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंद्र एक अजीब सी निगाह से देखता है, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो, और फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसल खाना बंद करके नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंद्र का मन अस्थिर था, बुरा का बुरा ही था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक ही तस्वीर रख दी थी, जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द उसके मन में उठ गया था। गेसु अपने अनजाने में ही चंद्र के अविश्वास, चंद्र की प्रतिहिंसा को बड़ी हार दे दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे यह लगा कि चंद्र नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पढ़कर केवल ही कोई जिंदा बच पाया है, जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंद्र के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर मात्र, जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहा कर आया, शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला कि मुझे क्या देख रहे हो चंद्र बाबू, मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला।
आज कई महीने हो गए तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी, छी। और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमो ना जाबो। नहीं, चंद्र ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ भी नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंद्र, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंद्र का हाथ उठा, तड़ से एक तमाचा। चंद्र, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे कहा हो, तुमसे तो मेरा कोई बात नहीं छिपता। तो चंद्र, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो, हम तो पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंद्र, तुम शादी मत करना, तुम इस सबके लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके सारे तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम पम्मी खुद आई। चंद्र खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, क्यों नहीं आए? मैं समझी तुम बीमार हो गए हो। पम्मी ने लॉन पर एक कुर्सी उठाकर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंद्र की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा। चंद्र बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंद्र का हाथ पकड़ लिया। चंद्र पम्मी को कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंद्र के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गले में डाल लिया और उसने अपने सिर को चंद्र से टिका कर उसकी ओर देखने लगी। चंद्र चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों के होठों पर स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष में सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है कि आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श के अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, संतावना दे रहे हैं या संतावना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी की चाव और नशे का स्पर्श है, या खिन्नता का या बेमानी का। पम्मी चंद्र के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा ही शीतल, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शबाब नहीं जो अभी तक चंद्र के होठों पर धधकती थी, चंद्र के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर? बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंद्र को जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है। क्यों? चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंद्र के लिए। चंद्र अगर शरीर की प्यास जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृति समझती थी जब चंद्र उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बहुपाश में जहर न हो, तो वह वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आ जाती रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंद्र के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतने बिखरती हुई उदासी इतनी थी कि उतने उपेक्षा की कि पम्मी मर्माहत हो गई थी। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंद्र का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंद्र उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई हैं। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंद्र को क्या हो गया है? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपने पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंद्र चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया कि पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुषों के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी संतावना का साधन बन जाती है।
जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि वह उसकी प्यास में बाहें प्यासी है, लेकिन इसलिए कि उसे बाहें में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियाँ पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है, तब जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बहुपाश के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बहुपाशों में प्यास जरा भी नहीं होती है, आग जरा भी नहीं होती है। सिर्फ नारी को बहलावा देना ही प्रयास का एकमात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था और उखड़ा उखड़ा सा हो रहा था। लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर अंतर्द्वंद में एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा की रूप के शराब में डुबोकर अपने विश्वासों में छल कर उसे भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसु ने उसे और गेसु की बातों में जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया देकर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था, उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंदर के हृदय से टकरा कर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहाँ अतीत के स्मरण के लिए दूसरी तरंग से उसे वेग में उलझाकर जैसे उसे फिर दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी हो। उसको लगा कि पम्मी उसके लिए मन में जो मादक नशा था उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा, और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसके मन में कहीं न कहीं हल्की सी अरुचि झलकने लगी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और वह पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंद्र के प्रति जो श्रद्धा थी वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर वैसे ही चंद्र के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप से बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंद्र से कहा था कि यदि वह चंद्र को असंतुष्ट करती है तो उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने किसी भी पाप पे पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंद्र सोचता है कि संभव है कि उसका और पम्मी का भी यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था तो पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंद्र ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बूंदा था जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंद्र ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंद्र से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन उब गया। पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छाई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्हें ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही चंदर के गले में झूल गए और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई। फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितने ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है मेरे लिए, और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर पर पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया और दूसरे को उसके गुनाह ने उससे छीने लिए जा रहा था। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंद्र की उंगलियों के कोपलों से दबा दिया और फिर वृक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंद्र के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, देखा ही नहीं उसने। कार कड़वे धुएं का बादल चंद्र की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंद्र को होश आया कि उसके
हाथ में एक लिफाफा भी है। और उसने सोचा कि फ़ौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, यह है क्या चीज़। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बर्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश ही अपने श्रृंगार गृह से भाग गई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ के लिए मूक हो गई हूँ और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूं? अब क्या? कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए हो। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैं तुम्हें उस दिन सलामी की कहानी सुनाने ले गई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जितना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितान प्रतिभाहीन दुर्बलमा छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि भाग्य तुम्हारे नक्षत्र का है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम मुझे अजब सा जादू था। यह भी मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन वह छोकरी ही, तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की हसीन प्यास, दोनों के पीछ डालने वाले संघर्षों से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी दूर भागती है, अगर कोई प्याला मुंह से न लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वह बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती हैं, पर मैं लौटने को साहस नहीं कर पाती। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पाना चाह रही थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया है, वैसे नहीं जैसे कोई शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया है जैसे कोई बीमार आदमी माफिया यानी अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियां बदला नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वो एकाएक बिखर गई। मैं जानती हूँ इधर इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्रति अब कितने कृतज्ञ हो, कितने सहनशील हो, लेकिन अब तुमसे वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं है। तुम्हारे वन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदर, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना कि मेरे होठों को समेट लिया था और मेरे अपने व्यक्तित्व का एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इस चिंगारी के सामने फीका है, लेकिन आज होठ होठ हैं, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियां गरज उठती थी। आज तुम्हारी नशों का खून ठंडा है, निगाहें तुम्हारी पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंध में उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, एक कृतज्ञता है, और कपूर वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूँगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया है, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया है। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसे स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुखी स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया प्यार ही है, परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल तक फेंक देता है, लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं न नरक के। वे दोनों लोगों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वह किसी को प्यार नहीं करते, छाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं।
और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में न केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबरा कर तुम्हें अपने बहुपाश में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशिप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि मैं तुम्हारे विश्वास तुम्हें पुकारा है। मैंने अपनी प्यास में खुद धधक उठी, लेकिन मैंने तुम्हें अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आज नहीं आने देना चाहती थी। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वास के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया हो। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। वे मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पतित्व की सेवा के अलावा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसकी अधकूप में जा पड़ती है। जहाँ मैं थी वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाते। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा ही जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता है। मैं ईसाई हूँ, पर फिर भी सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगा कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों न हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितने हाथों रो उठी बंधनों के लिए और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है, और शायद इसलिए कि हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ में इतनी विचित्रताएं थी कि हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सका। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों ने एक दूसरे के तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं न अपने को गुनहगार मानती हूँ न तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़के से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की से जो तुम्हें प्यार न करने का दम भरती हो। उसके फंदे में न फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद एकाध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पालूंगी जो हमारी सभ्यता में हम लोगों ने अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तो तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच तुम बर्टी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीबी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है, यह तुम जानते अगर तुम्हारी कोई बहन होती। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज़ तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बंती को लिखता रहा और उसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए, और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए।